जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर टीचर सर सरफराज। पेपर वन, क्वेश्चन नंबर टू। वी आर डिस्कसिंग द सेकंड कंपलसरी क्वेश्चन। ठीक है। तो नॉर्मली कहाँ से बनता है सेकंड क्वेश्चन? हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ होली कुरान चैप्टर से। ठीक है। अच्छा, वी हैड डिस्कस्ड द 10 मार्क क्वेश्चन इन द प्रीवियस वीडियो। This one, this question we had already discussed in the previous video. We are supposed to discuss the part B of this question. Why do you think the revelation was sent to a person who could not read and write? ठीक है। अल्लाह का मुझे माफ फरमाए, मतलब मीनिंग कुछ इस तरह का है कि क्यों आपको लगता है कि वही भेजी गई एक ऐसे इंसान पर जो कि लिखना पढ़ना ही नहीं जानते थे। ठीक है। एज वी नो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज उम्मी। उम्मी, ठीक है, ये एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है इलिटरेट, अ पर्सन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। ठीक है। तो नाउ, एज यू हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चन, यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी द मार्किंग स्कीम फॉर पार्ट बी। ठीक है। पहले मैं आपको पार्ट बी की नेचर बता दूं थोड़ी सी। पार्ट बी का जो क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क क्वेश्चन होता है। एज यू कैन सी ओवर हियर 4 मार्क्स। ठीक है। 4 मार्क्स के लिए आपको करना क्या होता है? 4 मार्क्स के लिए आपको एटलीस्ट हाफ पेज का आंसर बनाना होता है, तकरीबन 15 से 16 लाइनें। ठीक है। एटलीस्ट हाफ पेज का। और उसमें आपको 4 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 4 या 5 या 6 या 7 अलग अलग पॉइंट्स लेकर आने होते हैं, जो कि सब नॉलेज नहीं होते, आपकी अंडरस्टैंडिंग होते हैं। जो पार्ट बी क्वेश्चन होता है, इट इज ऑल अबाउट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, AO2। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, इस्लामिक में 2 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है। AO1 जिसका मतलब है नॉलेज, क्या पढ़ा है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दो। ये AO1 जो होता है वो 10 मार्क क्वेश्चन के लिए होता है। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है 10 मार्क क्वेश्चन में। और जो स्टैंडर्ड AO2 होता है, स्टैंडर्ड AO2 होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जो कुछ भी आपने समझा है उसकी रोशनी में आप बताएं कि आपको क्या समझ में आया। एज यू कैन सी दिस क्वेश्चन, ये प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जज कर रहा है। व्हाई डू यू थिंक, क्यों आप समझते हैं रेवलेशन एक ऐसे इंसान पर भेजी गई, वही ऐसे इंसान पर भेजी गई जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, यानी AO2 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है। अब नाउ लेट अस सी द मार्किंग स्कीम। कैंडिडेट्स अपने आंसर दे सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स ये भी हो सकती हैं कि इट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज बीइंग अनेबल टू रीड और राइट shows that it would not have been possible for the Prophet sallallahu alaihi wasallam to have composed the Quran himself। क्योंकि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो जो है ये भी शो करता है कि वही जो है वो अपनी तरफ से नहीं बना रहे थे। ठीक है। The implication is that not being able to compose the Quran himself shows that the Quran is from God। खुद ना बना पाना कि एक भी वही, ये साबित करता है कि वही कहीं और से आ रही थी, यानी अल्लाह से आ रही थी। एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि गॉड डिड नॉट वांट एनीवन एल्स टू बी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचर। ठीक है। आप देख रहे हैं मार्किंग स्कीम कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मार्किंग स्कीम आपको खुद ही पॉइंट्स देती है, एक दो पॉइंट्स तो खुद ही दे देती है कि ये आपके आंसर में अगर होगा तो ये वैलिड कहलाएगा, एग्जामिनर इसको पसंद करेगा, पॉइंट को आपको 1 मार्क मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस पॉइंट, गॉड डिड नॉट वांट एनीवन एल्स टू बी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचर। ठीक है। एज दैट वुड हैव मेंट समवन वाज सुपीरियर टू हिम इन नॉलेज। ठीक है। अच्छा, इट वाज अ मिरेकल ऑफ गॉड। ये तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि इट वॉज अ मिरेकल ऑफ गॉड। वही क्यों ऐसे बंदे पे भेजी गई जो ये लिखना पढ़ना नहीं जानते, ताकि लोगों को दिखाया जाए कि देखो खुदा का मौजज़ा, अल्लाह का मौजज़ा। इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट ही वॉज नॉट एबल टू रीड एंड राइट बिकॉज गॉड विल सेंड द रेवलेशन टू होम एवर ही विल्स। ये भी एक पॉइंट हो सकता है। ठीक है। एज यू कैन सी ओवर हियर, ये इंस्ट्रक्शंस हैं क्लियर। डेवलपमेंट ऑफ पॉइंट्स मेड इज रिक्वायर्ड फॉर हाई लेवल्स। ठीक है। वो ये कह रहा है कि अगर आप इस तरह के पॉइंट्स डेवलप करते हैं तो थोड़ा उसको साथ में एडिशनल हल्की फुल्की नॉलेज भी, जो 10 मार्क में आपने नॉलेज लिखी थी ना, उसमें से थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नॉलेज भी आप दे सकते हैं टू सपोर्ट योर आंसर। नाउ लेट अस सी इसका आंसर कैसा होगा। ठीक है। अब यहां आप गौर से देखें
कि हो सकता है आपको इसमें से कोई पॉइंट लॉजिकल ना लगे, लेकिन फिर भी देखें कोशिश कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सर एक बात बताएं, वहां पे जो है हम एग्जाम हॉल में जो एग्जाम बुकलेट मिलेगी उसमें भी ऐसे ही बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे 1 2 3 4? नहीं, नो, ओवर देयर यू आर सपोज टू राइट विदाउट दीज बुलेट पॉइंट्स। वहां पे आपका आंसर ये सेंटेंसेस के रूप में लिखा जाएगा, इन शेप ऑफ सेंटेंसेस। तो सर आपने यहाँ पे क्यों ये पॉइंट्स बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? यहाँ पे आपको सिखाने के लिए देखो 10 तरीके से एक चीज का आंसर दिया जा सकता है। 10 मुख्तलिफ बातें लिख सकते हैं आप, 10 अलग अलग पॉइंट बना सकते हैं। हो सकता है ये हर पॉइंट वैल्यूएबल हो सकता है ये हर पॉइंट एग्जामिनर को पसंद आए, हो सकता है हर पॉइंट के ऊपर वो मार्क दे। ठीक है, और जाहिर है 10 तो नहीं मिल सकते मार्क्स, लेकिन 4 आउट ऑफ 4 तो कंफर्म है ना। मैं आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू राइट ईच एंड एवरी पॉइंट। वैसे आइडियली आप इसकी लैंग्वेज कट करके जितने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं यू आर मोर देन वेलकम। और जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि एटलीस्ट 5 6 7 डिफरेंट तरीके से लिख कर आओ, कि अगर पॉइंट नंबर 1 उसको लॉजिकल नहीं लगा एग्जामिनर को, और पॉइंट नंबर 4 भी उसको लॉजिकल नहीं लगा, तो बाकी तो 5 सही है ना। तो वो 5 जो है वो पॉइंट्स जो है लॉजिकल लग रहे हैं, तो यू हैव चांसेस ऑफ गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स 4 आउट ऑफ 4। अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो इतनी सी ये 2 लाइनें लिख के ना समझते हैं 3.5 पौने 4 सवा 5 पेज लिख दिया, बस हो गया भाई, आंसर हो गया, बस ठीक है, ऐसे इतना ही होता है। तो आपने जो एग्जामिनर ने चाहा था कि उसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, ही वांटेड टू नो व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। आपने पे किया है, यू हैव पेड अ हैवी अमाउंट टू द सीएआई, यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ फॉर द एग्जाम। तो आप जो है फिर वो आपकी अंडरस्टैंडिंग देखना चाहता है कि इस बच्चे को समझ भी आया है या नहीं। आप 2 लाइनें लिख के एग्जाम नहीं छुड़ा सकते कि भाई मैंने लिख दिया बस ठीक है ले लो। नहीं, उस पर आपको 1 आउट ऑफ 2 या 2 आउट ऑफ 2 मिलेगा, फिर आप कहेंगे कि ये क्या हुआ, मैंने तो बहुत लिखा था। ये अक्सर स्टूडेंट्स को होता है, मैं तो बहुत लिख कर आया था, ये क्या हो गया। ठीक है, एटलीस्ट 4 5 6 पॉइंट्स होने चाहिए, कि 1 या 2 या 3 पॉइंट पसंद नहीं आए इसको, तो बाकी जो है कुछ ना कुछ मार्क्स तो दिलाएंगे। नाउ लेट अस सी, अब वही क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द रेवलेशंस वर सेंट टू अ मैन हु कुड नॉट रीड एंड राइट? आंसर, ये पॉइंट्स हो सकते हैं आपको जितने लॉजिकल लगे। नंबर 1, मेनी पीपल वर इलिटरेट एट टाइम। ठीक है, एज देवर एज देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, तो एक ऐसे शख्स के ऊपर क्यों वही भेजी गई कि जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे? अरे उस दौर में स्कूल्स तो थे ही नहीं, मदरसे तो थे ही नहीं। ठीक है, तो ज्यादातर लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ठीक है, नंबर 2, इफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर टू बी गिवन रिटन वर्सेस, हाउ वुड ही रीड? ठीक है, कि जो है अगर उनको लिखी हुई वर्सेस मिलती तो वो कैसे पढ़ते? अच्छा, if he asks someone to read the verses for him, how could he ensure that the person reading is reading exactly as written in the Quran? ठीक है, अगर रिटन बुक उनको मिल जाती, ठीक है, अगर अल्लाह वर्बल नहीं सुनाता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वही रिटन में देता, तो कैसे वो किसी को पढ़ने को बोलते और फिर वो बंदा पढ़ के सुनाए, तो कैसे कंफर्म हो कि ये बंदा वही पढ़ रहा है जो कुरान में लिखा हुआ है? अच्छा, if he had received written revelations, people would not have trusted the message, thinking that Muhammad sallallahu alaihi wasallam has found some old stories kept somewhere. नाउजुबिल्लाह, ऐसा भी हो सकता था, कुछ लोग ब्लेम करते थे कि ये पुराने वक्तों की कहानियां हैं, तो वो ऐसा कह सकते थे लोग। ठीक है, अच्छा, if Prophet sallallahu alaihi wasallam could not read the written verses of Quran, how could he understand them, and then how could he teach them to others? प्रॉफिट का तो काम ही यही है कि एक चीज समझे, अल्लाह का हुक्म फिर दूसरे तक पहुंचाए। जब वो जो है अगर वही उनके पास लिखी भी आती, तो कैसे उसको पढ़ते, कैसे समझते, फिर दूसरों को सिखाते? अब ये देखें मार्किंग स्कीम में से वही पॉइंट, अल्लाह डिड नॉट वांट एनीवन टू बिकम द टीचर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, उसके बाद, with every revelation at a specific time of need, Allah wanted to show that he is the true creator. जब भी वही की जरूरत पड़ती थी, मतलब जब कोई मसला दरपेश होता था, मुसलमान देखते थे नबी पाक की तरफ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला जब चाहे वही भेजता था, जब चाहे, और जिस तरह की भी परेशानी हो उसके जवाब के तौर पे कि इस मसले से कैसे निकला जाए,
अल्लाह ताला वही भेजते थे, या मल्टीपल पर्पसेस थे वही के, जो है अल्लाह के इनामात का बताना, वार्निंग देना नॉन बिलीवर्स को, या किसी मामले में अल्लाह गाइड करना चाहते थे नबी पाक। तो जब वही किसी खास वक्त पे आती थी अचानक से, और सहाबा देखते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आ रही है, तो उससे ये शो होता था कि वाकई अल्लाह इज द ट्रू क्रिएटर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही, आपको पता होगा किस तरह आती है, किस तरह आती थी, मतलब कभी ड्रीम में आती थी, कभी रिंगिंग ऑफ अ बेल, कान में ऐसा लगता है जैसे घंटी बज रही है, कभी वेट बढ़ जाता था, कभी पसीना आता था फोरहेड पे, कभी ड्रीम आती थी, कभी एक्चुअल एंजल फॉर्म में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे, कभी हजरत याहिया कल्बी के रूप में आते थे, ठीक है, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हार्ट के ऊपर आती थी कि उनको न किस कोई आवाज आई ना क्या, लेकिन उनको फील हो जाता था, कभी ड्रीम में, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे वही आती थी। तो इफ रेवलेशंस वर ऑल रिटन इन अ बिग बुक, हाउ वुड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो विच चैप्टर टू ओपन एंड इन विच वर्स ऑफ द चैप्टर इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, अब ये मार्किंग स्कीम में से एक और पॉइंट लिया हुआ है, इट वॉज अ मिरेकल ऑफ अल्लाह। अच्छा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर 10 देखें। By sending revelations upon Prophet sallallahu alaihi wasallam, who was sitting among people, Allah wanted to establish and raise the status of Prophet sallallahu alaihi wasallam as the chosen and appointed one. ठीक है, इससे वही भेजने से जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, यानी जो है लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन उन पे जो वही आती थी उसी को सोल्यूशन आता था, और लोग सुनते थे वही, और हैरान होते थे। तो इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब पैदा होता था, और उनका एक जो है वो इम्प्रेशन लोगों पे, उनका रौब पैदा होता था कि ये अपॉइंटेड वन है, ये चोजन वन है, और ये अल्लाह का गिफ्ट जो है प्रॉफिटहुड इनके ऊपर आया है हजरत ईसा अलैहि सलाम के बाद। तो रेवलेशन भेजने का एक मकसद ये भी होता है, to establish the status of a prophet and to raise the status of a prophet, ठीक है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन समझना बहुत 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 जरूरी है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप परेशान हो जाएंगे, आंसर अच्छे, मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते, ठीक है। इन द एग्जाम हॉल अगर आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या मांग रहा है, फील प्राउड ऑन योर सेल्फ के आधी जंग तो आप जीत चुके हैं। अब सिर्फ आपको लॉजिकल बिल्कुल सही सही टाइम में सही सही पॉइंट्स बनाने, ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। इफ आई वर टू बी अटेम्प्टिंग द पेपर, मैं बुलेट ट्रेन की तरह बहुत तेजी से लिखता। वैसे अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इनमें आप वर्ड्स को कट कर सकते हैं, जैसे ये एक छोटा सा वो बना हुआ है, इतने इतने साइज के भी आप बना सकते हैं इनमें, अगर आप कोशिश करें। आप डिफरेंट वोकेबलरी या कुछ डिफरेंट वर्ड्स कट करके आप जो है इनको छोटा भी कर सकते हैं। कोई एक दो पॉइंट बड़े बड़े लिख दें, फिर कुछ एक दो पॉइंट ऐसे छोटे छोटे बनाने की कोशिश करें, 5 3 4, ताकि एटलीस्ट आप 6 7 अलग अलग तरीके से बताएं आंसर को। अब ये आंसर पढ़ के एग्जामिनर आई बिलीव के 4 आउट ऑफ 4 तो मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 पॉइंट्स है। 1 अच्छा नहीं लगा उसको, 7 अच्छा नहीं लगा, 8 अच्छा नहीं लगा, 3 अच्छा नहीं लगा, 5 अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाकी 6 तो अच्छे हैं, बाकी 5 तो अच्छे हैं। तो अगर वो 5 पॉइंट्स भी हैं तो वो फिर कंपेल होगा 4 आउट ऑफ 4 देने को। स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि बस स्पेस भरनी है, तो वो 2 4 5 लाइन लिख कर आ जाते हैं कि भाई मैंने कर लिया था, हाँ बस मेरे से इतना ही हुआ। तो आई नो दिस कैन बी हार्ड फॉर यू इतना कुछ याद रखना, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप आपस में डिस्कस किया करें, एक आंसर को एक दूसरे से डिस्कस किया करें। जब आप दूसरे को सिखाएंगे तभी आपकी लर्निंग बहुत स्ट्रांग होगी। जब आप नहीं सिखाएंगे और आप बस एक इस आंसर को आपने देख के कहा "हाँ, मुझे समझ में आ गया", बाद में मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे मुझे तो सर याद ही नहीं आ रहा कुछ। तो जब आप दूसरे को सिखाएंगे तब आपकी लर्निंग मैक्सिमम होगी। I hope that you have understood this answer. I'll see you again in another video. Thank you.